दोस्तों, यदि आप एलआईसी के अभिकर्ता हैं, यानी यदि आप एलआईसी की एजेंसी करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। देखिए, प्रायः हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अधिकतम अभिकर्ताओं का एक जैसा कमेंट आता है। कमेंट यह होता है कि सर, हमें कुछ ऐसा तरीका बताइए जिसके जरिए हम अपना बीमा व्यवसाय बढ़ा सकें। तो यदि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप एक सामान्य कार्य कर रहे हैं और अपने कार्य को गति देना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको आखिरी तक ध्यान से देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि जब आप किसी प्रॉस्पेक्ट को चयन कर लेते हैं और आप उससे पहली बार मिलने जाते हैं, तो आपको अपने उस नए प्रॉस्पेक्ट के साथ अपनी बातचीत कैसे शुरू करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जब आप किसी नए ग्राहक से मिलने के लिए जाते हैं और ख़ास तौर से अपने व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए आप किसी नए ग्राहक से मिलते हैं, तो उस समय आपको सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि ग्राहक की नीड को समझना चाहिए। और जब आपको ग्राहक की नीड समझ में आ जाती है, तो उसको एनालिसिस करते हुए अपने जो प्लान्स हैं उसका प्रेजेंटेशन करना चाहिए। अब एलआईसी में काम करने वाले बहुत सारे सामान्य अभिकर्ता जब अपने नए ग्राहकों से मिलने के लिए जाते हैं, तो उनका जो शुरुआत होता है वह शुरुआत ही यह होता है कि सर, एलआईसी में एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी आई है। सर, ये जीवन आनंद प्लान में ये है, जीवन लक्ष्य में ये है, जीवन लाभ में वो है। तो अगर आप अपने बीमे की शुरुआत यहाँ से करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको सफलता प्राप्त होने में या आपको अपनी पॉलिसी को बेचने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए प्रॉस्पेक्टिंग करने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है, उसमें दो कार्य किए जा सकते हैं। पहला कार्य तो यह किया जा सकता है कि आप ग्राहक के नीड को समझें और उसके मुताबिक आप पॉलिसी बताएं, और दूसरा कार्य यह किया जा सकता है कि आप ग्राहक की नीड को क्रिएट कर दें। यानी कि ग्राहक की स्थिति को देखते हुए आपको जो भी चीज़ समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से आप एक नीड क्रिएट कर दीजिए। और नीड भी ऐसी होनी चाहिए जो वास्तविकता से मिलती जुलती हो, नहीं तो ग्राहक आपको सुनने को तैयार नहीं होगा। मेरे दोस्त, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ग्राहक को आपके जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ और एलआईसी की जितनी भी पॉलिसी है, आप जिस भी नाम से उसको बुलाते हैं, आपकी इन पॉलिसियों में ग्राहक को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ग्राहक को इंटरेस्ट किस चीज़ में है? ग्राहक को अपने बच्चों के फ्यूचर में इंटरेस्ट है, ग्राहक को अपने बिटिया के शादी में इंटरेस्ट है, ग्राहक को अपने पेंशन में इंटरेस्ट है। ग्राहक यदि कोई व्यवसाय करता है, तो उसके व्यवसाय के लिए अगर कोई लाभप्रद चीज़ होगी, तो ग्राहक को उसमें इंटरेस्ट है। तो ग्राहक को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, यदि आप उसकी इच्छा के अनुसार अगर आप अपनी पॉलिसी को प्रेजेंट करते हैं, तो आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एलआईसी की बिजनेस प्रोटेक्शन प्लानिंग, तो आज इसी के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप भारत के किसी भी कोने में बीमा का व्यवसाय करते हों। आपके क्षेत्र में छोटे बड़े मध्यम वर्गीय व्यवसायी जरूर होंगे। किसी की जनरल स्टोर की दुकान होगी, यानी किराने की दुकान होगी, तो कोई सब्जी की दुकान करने वाला होगा, कोई कपड़े की दुकान करता होगा। तो यह एक इतनी बड़ी मार्केट है और इतनी खुली हुई मार्केट है कि यदि आप इस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन अपने क्लाइंट से करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन हाँ, जब आप क्लाइंट से मिलने के लिए जाएं, तो क्लाइंट को यह नहीं एहसास होना चाहिए कि आप जीवन आनंद या एंडोमेंट पॉलिसी या जीवन लक्ष्य पॉलिसी सेल करने के लिए आए हैं। आपको अपने उस नए क्लाइंट को यह एहसास दिलाना है कि आप उसके लिए आए हैं, आप उसकी बात करने के लिए आए हैं। और ऐसा करने के लिए यह जरूरी है कि आपको ग्राहक की समस्या का पता हो, और जब ग्राहक को ग्राहक की समस्या का एहसास आप करा देते हैं, फिर अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आपकी सफलता की जो संभावना है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि बिजनेस प्रोटेक्शन प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो यह प्लानिंग बिजनेस से संबंधित है। तो हमको यह समझना होगा कि यदि हम बिजनेसमैन से संपर्क करने जा रहे हैं, तो उसके व्यवसाय को प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से, उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के उद्देश्य से हम ऐसी क्या बात कर सकते हैं कि ग्राहक को यह महसूस होने लगे कि नहीं यार, मुझे इस मुद्दे के लिए पॉलिसी करानी चाहिए। देखिए, प्लान क्या है और हम अपने प्लान को ग्राहक के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे, ग्राहक को क्या बेनिफिट होगा, ये सारी जानकारी मैं अपने अगली वीडियो में दूंगा। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर बात करेंगे कि यदि आप किसी नए कस्टमर से मिलने जाते हैं, किसी नए बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाते हैं, तो आप उससे क्या बात करेंगे।
आप उसको कैसे यह एहसास दिलाएंगे कि उसके लिए बीमा की पॉलिसी जरूरी है। तो दोस्त, यदि आप किसी बिजनेसमैन को टच करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस बिजनेसमैन की आर्थिक स्थिति का पता होना चाहिए। एक बिजनेसमैन को अपने व्यवसाय में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको इसका पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक जो सामान्य बिजनेसमैन है, वो आपके बगल में जो किराने की दुकान करने वाला दुकानदार है, या फिर आप जहां से कपड़े खरीदते हैं वो कपड़े का जो व्यवसायी है, उसकी आर्थिक जरूरतें क्या हैं और हम किस जगह पर अपनी बीमा पॉलिसी से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अपनी बात को समझाने के लिए किराने की दुकान यानी जनरल स्टोर का जो दुकानदार है, मैं उसी को उदाहरण के तौर पर लेता हूँ। देखिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए, खासतौर से जो सामान्य बिजनेस हैं, ऐसे बिजनेस को करने के लिए मूल रूप से 3 तरह की पूंजी की जरूरत होती है। पहली पूंजी, उसको उत्पाद पूंजी कहते हैं। उत्पाद पूंजी से मतलब है कि जो प्रोडक्ट का कैपिटल है, हम उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी पूंजी होती है उधार पूंजी यानी डेब्ट कैपिटल, और तीसरी जो पूंजी होती है उसको आप दायित्व पूंजी कह सकते हैं। अब दोस्तों, यदि आप किसी बिजनेसमैन को आप पॉलिसी समझाने के लिए जा रहे हैं तो आपको इन तीनों पूंजियों के विषय में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्पाद पूंजी क्या होती है। देखिए, आप किसी भी बिजनेस को आप छू लीजिए, चाहे वो जनरल स्टोर हो, चाहे कपड़े की दुकान हो। आप जब किसी बिजनेसमैन की दुकान में अगर आप जाते हैं तो आप वहां देखेंगे कि तमाम तरह के प्रोडक्ट उसके दुकान में रखे हुए होते हैं। जैसे में अगर आप किराने की दुकान में चले जाइए तो किराने की दुकान में हो गया चीनी, चाय पत्ती, हल्दी, मसाले, सरसों का तेल, दाल, नमक, नहाने का साबुन, कपड़ा का साबुन और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आप कपड़े की दुकान में चले जाएं तो कपड़े की दुकान में छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी। हर एक एज में अलग अलग तरह के कपड़े मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी दुकान में आप चले जाएं, आप पाएंगे कि तमाम तरह के प्रोडक्ट रखे हुए होते हैं। तो यह जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं, इस प्रोडक्ट को दुकान में रखने के लिए कुछ पूंजी लगी होगी ना। इस पूंजी को ही हम उत्पाद पूंजी कह रहे हैं। अब देखिए, यह जो प्रोडक्ट कैपिटल है यानी उत्पाद पूंजी है, यह पूंजी किसी भी बिजनेस में हमेशा फंसी हुई रहती है। यदि कोई बिजनेसमैन इस पूंजी को कम करता है यानी प्रोडक्ट को कम करना शुरू करेगा तो उससे उसका बेनिफिट या फिर लॉस निर्धारित होने लगेगा। भाई, पूंजी कम होगी यानी कि आपके प्रोडक्ट अगर कम होंगे तो उसकी बिक्री कम हो जाएगी, जिसका असर आपके फायदे के ऊपर पड़ेगा। आइए अब हम दूसरी पूंजी समझते हैं। दूसरी पूंजी होती है उधार पूंजी। देखिए, निश्चित रूप से हम में से लगभग हर व्यक्ति, मुझे भरोसा है कि जब आप बाजार जाते होंगे तो कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी दुकान से कुछ न कुछ पैसे का उधार लगाकर आप कुछ न कुछ सामान खरीदे ही होंगे। अब वह जो दुकानदार है, वह दुकानदार ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको या हमको उधार देता है। हमारे जैसे बहुत ऐसे ग्राहक होते हैं जिनको वह उधार देता है। और यदि आप एक दुकानदार के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक बहुत बड़ा पूंजी का हिस्सा इस तरह के उधार में वह जो बिजनेसमैन है वह बांटा हुआ होता है। अच्छा, अगर वह दुकानदार यह तय कर ले कि नहीं, मुझे किसी को उधार देना ही नहीं है, तो यकीन मानकर चलें, इसका सबसे बुरा असर उस दुकान पर यह होगा कि उसके जो ग्राहक होंगे वो उसको छोड़कर किसी दूसरी दुकान पर चले जाएंगे। मैं इसको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लीजिए आप एक ग्राहक हैं, आप किसी दुकान पर जाते हैं और प्रायः आप वहाँ से सामान खरीदते रहते हैं। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि आप फील्ड से अपने घर लौट रहे होते हैं, लेकिन किसी कारण से आप बटुआ ले जाना अपना भूल जाते हैं और मोबाइल आपकी छूट जाती है। अब आपकी श्रीमती जी आपसे कहती हैं कि यार, जब तुम उधर से आना ना तो चीनी, हल्दी, मसाले ये खत्म हो गए हैं, आप लेते आना। तो आप क्या करोगे? निश्चित रूप से आपके मन में आएगा कि चलो यार, दुकान से हम सामान ले लेते हैं, आने वाले दिनों में या कल जब लौटेंगे तो हम उसको पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर वो दुकानदार ये कहता है कि नहीं, हम आपको उधार सामान नहीं देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से आप उस दुकान को छोड़कर फिर किसी दूसरे दुकान पर चले जाएंगे। तो यह बिजनेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है और हर बिजनेसमैन चाहे न चाहे यह उधार का जो पैसा है ये उसको देना ही पड़ता है। तो एक बिजनेसमैन की यह जो पूंजी है जो मार्केट में फंसी हुई होती है, इसको हम उधार की पूंजी कहते हैं। इसके बाद जो तीसरी पूंजी होती है उसको हम कहते हैं लायबिलिटी कैपिटल यानी दायित्व पूंजी। ये दायित्व पूंजी क्या है?
अब देखिए, जो दुकानदार है उसके दुकान में जितने भी सामान पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे सामान का पैसा चुकाकर और फिर वो सारे माल को अपने दुकान में भरा हुआ है। लगभग हर दुकान में आप देखेंगे कि वह बड़े जो महाजन होते हैं, जहां थोक सामान मिलता है, वो थोक विक्रेता से कुछ न कुछ पैसे उधार लेकर या फिर वहां से प्रोडक्ट ही उधार लेकर अपनी दुकान में भरा हुआ होता है। और हफ्ता डेढ़ हफ्ता के अंदर जब वह अपनी दुकान से माल को बेच लेता है तो अपना जो फायदा होता है उसको कट करके जो उसके शेष पैसे होते हैं वो वापस कर देता है। अच्छा देखिए, दायित्व पूंजी भी दो प्रकार की होती है। एक पूंजी तो मैंने आपको बता दी कि उसने क्या किया कि गया बड़े महाजन के यहाँ से प्रोडक्ट लेकर चला आया। दूसरा चीज हो सकता है कि वह किसी बड़े महाजन के यहाँ से एक बड़ी रकम उसने ली हो और उसके बाद उसने दुकान में सामान भरा हो, या फिर वह किसी बैंक से लोन लिया हो और उस लोन की जो अमाउंट है उससे उसने अपने दुकान को भरा हो। तो यह 3 तरह की पूंजी होती है। अब दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, खासतौर से किसी बिजनेसमैन से मिलते हैं, तो आपको उस बिजनेसमैन से ये पूछना चाहिए, लेकिन पूछने का एक खास तरीका होता है। होता क्या है कि हम जाते हैं और हम अपने ग्राहक के सामने हम समझदार बनने लगते हैं, और मुझे लगता है कि अगर हम समझदार बनने लगते हैं, हम उस बिजनेसमैन को बिजनेस सिखाना शुरू करते हैं, तो यकीनन आप माने न माने इसका बहुत बुरा प्रभाव आपको खुद को झेलना पड़ेगा। आपको इस बेस पर ग्राहक के सामने बिल्कुल अनाड़ी हो जाना चाहिए। आपको ग्राहक से पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए कि सर एक चीज बताइए, मैंने ये सुना हुआ है ऐसा कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए 3 तरह की पूंजी होती है, मेरे एक सर हैं ऐसे बता रहे थे, तो सर क्या ये सही है क्या? और ग्राहक को आप बोलने दीजिए। ग्राहक जितना बोलेगा आप उतना ज्यादा सक्सेस होंगे, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। और सक्सेस कैसे होंगे इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिस्कस कर रहा हूं। फिलहाल मैंने आपको मोटे तौर पर ये तीनों ही तरह की जो पूंजी होती है इसको मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, जब ग्राहक आपको अपनी सारी बात बता देता है, या देखिए जब आपकी और आपके उस ग्राहक की बातचीत चलती रहती है, क्या जो सिचुएशन होती है, तो सही निर्णय लेते हुए फिर आपको अपनी बात आगे रखनी है। बात क्या आगे रखनी है? सबसे पहले मैं आपको स्थिति बता दे रहा हूं, उसके बाद आप अपनी बात को कैसे रखेंगे इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई व्यवसायी है, उसकी अचानक दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना के कारण वह हॉस्पिटलाइज हो जाता है। अब कई स्थितियां खड़ी हो सकती हैं, वो अपाहिज हो सकता है, उसके इलाज में ज़्यादा खर्च हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बीमारी में ज़्यादा खर्च करने के बाद उस व्यक्ति को न बचाया जा सके। क्या इन किसी भी संभावनाओं से कोई व्यक्ति इनकार कर सकता है? मुझे लगता है कि कोई नहीं इनकार कर सकता। तो अब देखिए, अगर आप जीवन बीमा का व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का भी व्यवसाय करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस की भी पॉलिसी के लिए आप प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं या नीड क्रिएशन कर रहे हैं, और यदि आप उसके साथ साथ जनरल इंश्योरेंस की एजेंसी कर रहे हैं तो ये तीनों का तीनों जो प्रॉस्पेक्टिंग का कार्य है वो सिर्फ इस एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आप कर डालेंगे। फिलहाल देखिए, मैं तीनों की ओर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ जीवन बीमा को टारगेट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह रास्ता बता दे रहा हूं कि यहां पर देखिए तीनों तरह के नीड क्रिएट हो रहे हैं। अब देखिए, हम अपनी बात को ग्राहक से कैसे रखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं अपने खुद के साथ घटी हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना का जिक्र मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आप जिस भी ग्राहक से मिलते हैं, आप मेरी इस घटना का जिक्र आप उस क्लाइंट से जरूर करें। देखिए, मुझे लगता है कि ये 2007 या 2008 की घटना है, नवंबर का महीना था जहाँ तक मुझे याद है। देखिए, एक बिजनेसमैन थे और ये 3 भाई थे, और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ये सबसे छोटे भाई थे, और इन्होंने जो अपना बिजनेस शुरू किया हुआ था अपने पिता से पैसे लेकर और उसको अपने बिजनेस में निवेश करके तब अपना व्यापार शुरू किया हुआ था। इनकी शादी हो चुकी थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक बच्चा मुझको लगता है LKG या UKG में उस ज़माने में पढ़ता था, और बड़ी बिटिया थी और मुझे लगता है शायद 2 या 3 में पढ़ रही होगी। यही सिचुएशन उस समय थी। नवंबर का महीना था, ठंड अच्छी खासी थी, और उसी ठंड के दौरान वो बाइक से जा रहे थे और रास्ते में किसी गाड़ी ने उनको ठोक दिया। किस गाड़ी ने ठोका इसका पता नहीं चला। अब चूंकि ये इतने फेमस थे अपने क्षेत्र में कि जो दूर तक लोग जानने वाले लोग इनको थे, आसपास के लोगों ने उनको उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और यह संयोग की बात थी कि उस समय जो हॉस्पिटल जहां था उसी जगह मैं भी किसी प्रॉस्पेक्ट से बातचीत कर रहा था, तो मैं भी वहां पर मौजूद था।
सिचुएशन यह हुई कि जब इनको एडमिट कराया गया तो एडमिट कराने के साथ ही लगभग मुझे को लगता है कि 15-20 मिनट के अंतर पर इनके परिवार के लोग भी आ गए। अब वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने उनका प्राथमिक इलाज किया और उसके बाद घर वालों से कहा कि इनका इलाज हमारे इस अस्पताल में हो पाना मुश्किल है, तो मेरी राय यही है कि आप इनको जितना जल्दी हो सके किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर चले जाएं, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल है इसमें बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। देखिए ऐसी सिचुएशन में ना ये मुझे लगता है कि अगर आप बीमा का व्यवसाय कर रहे हैं और शायद ऐसी किसी घटना में अगर आप गए हों, शामिल हुए हों, तो आप पाएंगे कि परिवार के लोगों की दशा बड़ी गजब की हो जाती है। दोनों भाई, सबसे पहले जो बात आती है वो आती है पैसे की, और ये जो दोनों भाई थे पैसा कहाँ से आएगा ये क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में चल रहा था। तो एक भाई ने, ये जिनकी एक्सीडेंट हुई थी, उनके पत्नी से कहा कि ऐसा है तुम पैसे की व्यवस्था बनाओ और हम गाड़ी की व्यवस्था करने के लिए चल रहे हैं, और ये गाड़ी की व्यवस्था करने के लिए चले गए। यह जो औरत है इसका पति बेड पर पड़ा हुआ है, बेहोश है, उसको होश भी नहीं है, पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी इसको कुछ पता नहीं है। अब यह कैसी दर्दनाक स्थिति होती है मैं शायद शब्दों में नहीं बयान कर सकता हूँ। अब थोड़ी ही देर में गाड़ी आ गई, लोगों ने गाड़ी पर इनको लादा और लाद कर लोग लेकर चले गए, एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर चले गए और वहाँ पर एडमिट करा दिया। इनका इलाज लगभग 45 से 46 दिन चला और इस बीच में इनके जितने भी पैसे रखे हुए थे, देखिए हम लोगों को फील्ड में जब ग्राहक मिलते हैं ना तो तमाम तरह के ऑब्जेक्शंस करते हैं। LIC में क्या फ़ायदा है, मेडिकल इंश्योरेंस कराएं उसमें क्या बेनिफिट है, बीमा कराने में क्या फ़ायदा है। मैं कहता हूं ना कि यह जो कहानी मैं बता रहा हूं, यह जो रियल स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने ग्राहक को जरूर बताएं, निश्चित रूप से बताएं। देखिए मैं उनसे खुद कई बार मैंने बोला कि सर आप एक पॉलिसी ले लो, आप एक पॉलिसी ले लो, लेकिन वो जब भी बीमा का नाम सुनते थे वो इतनी ज़्यादा चिढ़ जाते थे कि मैं क्या बताऊं। और कंडीशन ये थी कि उन्होंने अपने जीवन काल में उनके एक एजेंट थे, उन्होंने ज़बरदस्ती बीमा किया हुआ था। और उस ज़माने में देखिए मैं बात कर रहा हूँ 2007-2008 की, उस ज़माने में 10 लाख का बीमा ज़बरदस्ती उन्होंने दिया था। और मुझको लगता है कि 50% पैसा जो एजेंट थे वो खुद जमा किए थे और 50% इनसे लेकर जमा किए थे। लेकिन कमाल की बात ये थी कि सिर्फ एक हाफ ईयरली प्रीमियम जमा हुई थी, दूसरी प्रीमियम उन्होंने जमा ही नहीं किया था। मतलब हाफ ईयरली प्रीमियम थी और पॉलिसी लगभग 1.5 साल हो गई थी, जिसकी वजह से कि वह पॉलिसी भी कवर नहीं दे पाई। बहरहाल हम चलते हैं अपने मूल विषय पर। तो इनको यहाँ से हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। अब हॉस्पिटल के जो खर्च हैं वो डेली बढ़ने लगे। नतीजा यह हुआ कि बैंक की FD टूट गई, रिकरिंग कुछ उन्होंने किया था, रिकरिंग टूट गया। इसके बाद म्यूचुअल फंड में कुछ निवेश वगैरह किया हुआ था तो उसको भी तोड़ने के लिए काफ़ी लोग परेशान हुए, और पता नहीं वो उस समय तोड़ पाए नहीं तोड़ पाए, इसका ज्ञान मुझे अभी तक नहीं है, लेकिन वह भी टूटने ही वाला था और मुझे लगता है कि शायद टूट गया होगा। और जब यह एक्सीडेंट हुआ था उससे कुछ समय पहले ही, मुझको लगता है 1 महीना या 1.5 महीना पहले, उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। यह मुझे याद इसलिए है क्योंकि जब मैं बीमे के लिए उनसे बातचीत करने के लिए गया तो उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ कहा था कि रितेश क्या यार LIC की बात करते हो, LIC से कहीं ज़्यादा फायदा तो यार प्रॉपर्टी के अंदर है, प्रॉपर्टी में निवेश कर दो, साल 2 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो इसलिए मुझे इस बात की जानकारी है कि भी मुझको लगता है महज 2 से 3 महीने के पहले ही उन्होंने जो है उस प्रॉपर्टी को खरीदा हुआ था। यह प्रॉपर्टी भी औने पौने दाम में परिवार वालों ने सेल कर दी और उसका पैसा इनके इलाज के लिए लगा दिया। लेकिन इतना सब खर्च कर देने के बावजूद, अच्छा देखिए दूसरी स्थिति क्या हुई, लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा होता है ना कि अगर मेरे पास कोई विपत्ति होगी तो मेरा अपना मुझ पर साथ देगा। मैं एक चीज़ दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। और एक नहीं, मुझे लगता है कि आप भी अभिकरण व्यवसाय एक लंबे समय से कर रहे होंगे तो आपके पास भी ऐसे कई उदाहरण होंगे, और मेरे अपने भी खुद के कई उदाहरण हैं। जो इनके दोनों भाई थे इन्होंने सबसे पहले साथ छोड़ दिया, मेरे पास नहीं है, मैं हेल्पलेस हूँ। लड़की का जो भाई था, यानी कि ये जो व्यवसायी थे, इनके पत्नी की जो भाई थे, उन्होंने भी थोड़ा बहुत मतलब एक कहा जाए एक खाना पूर्ति की और उसके बाद वो भी छोड़कर चले गए। पिताजी बुजुर्ग थे तो उनकी जितनी क्षमता थी बुजुर्ग पिताजी अपने लड़की के साथ लगे हुए थे, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं था। बुजुर्ग पिता लेकिन लगा हुआ था। 45वें या 46वें दिन ये जो व्यवसायी थे इनकी डेथ हो गई। तो यह इकोनॉमिकल कंडीशन होती है एक बिजनेसमैन की अगर उसके साथ इस तरह की कोई घटना घटित हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं कि जब इस तरह की घटना घटित हो जाती है इसके बाद फिर क्या होता है।
देखिए, जब उनका अंतिम क्रियाक्रम हो गया तो अंतिम क्रियाक्रम हो जाने के बाद लगभग लाख या 1.5 लाख रुपए उनके पत्नी के पास बचे हुए थे। अब जब इनका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के तुरंत बाद से जो दुकान ये देखते थे, उस दुकान को जो बड़ा वाला भाई था उनका बड़ा लड़का देखना शुरू कर दिया। अब जब यह सारी घटनाएं समाप्त हो गईं, लगभग इसके बाद भी 1.5 महीने के बाद जब पत्नी ने सोचा कि मैं दुकान को देखना शुरू करूं ताकि मैं रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकूं, अपने बच्चियों की पढ़ाई लिखाई करा सकूं, तब यहाँ पर तकरार की स्थिति शुरू हो गई। यह जो लड़का था यह दुकान देने को तैयार ही नहीं था। मतलब ये जो दोनों भाई थे इनका कहना यह था कि पैसा तो बाबूजी का लगा हुआ था, उन्होंने पैसा तो लगाया नहीं था और तुम अपने घर से लेकर पैसा आई थी। मतलब क्या स्थिति थी उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। अब उस बीच किसी भी तरह से करते हुए जो दोनों बच्चे इनके पढ़ते थे, एक अच्छे विद्यालय में उन्होंने एडमिशन कराया हुआ था अपने जीवन काल में। किसी भी तरह से उस साल तो उसका एडमिशन उसी स्कूल में चलता रहा, लेकिन अगले साल उसका नाम काट कर एक सरकारी विद्यालय में उस बच्चों का एडमिशन करा दिया गया। और देखिए, मैं खुद देखा हूँ, जब वो जीवित थे तो अगर बच्चे को थोड़ी सी छींक भी आ रही है ना, तो उस बच्चे को अपने गाड़ी में बैठाते थे और बैठा कर लेके जाते थे अच्छे से डॉक्टर के पास। उस ज़माने में जिसकी फीस 300-400 रुपया हुआ करते थे, वो 300-400 रुपये फीस जमा करके और बच्चे का इलाज कराते थे। और इस घटना के घटित होने के महज मेरे को लगता है कि 8 से 9 महीने के बाद कंडीशन ये हो गई थी कि वही माँ अपने बच्चों की अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए तो सरकारी अस्पताल में जाकर पर्ची कटवा कर और डॉक्टर से सलाह लेने के लिए अपने नंबर का इंतजार कर रही थी। और यह जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को समाज के लोगों ने देखा है। अब घर के अंदर की क्या कंडीशन होगी वो ईश्वर ही मालिक है। तो दोस्त, मैं आपसे यही कहता हूँ कि जब भी कभी आप ग्राहक के पास जाते हैं, आप ग्राहक से तीनों तरह की पूंजी के विषय में पूछ लेते हैं। उसके बाद आप इस स्टोरी को ग्राहक के साथ जरूर डिस्कस कीजिए। देखिए, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, लेकिन यदि आप इस स्टोरी को अगर आप ग्राहक के साथ डिस्कस करते हैं तो जितने भी ग्राहक ऑब्जेक्शंस उठाने वाले हैं तो उनका तोड़ आप पहले ही ग्राहक को बता देते हैं। अब जब आप यहाँ तक आ जाते हैं तब उसके बाद आपको एक अलग से काम और करना पड़ता है, और वह होता है कि आप ग्राहक के बुढ़ापे की जरूरत का एहसास कराएं। देखिए, आज तो वह काम कर रहा है, आज तो उसका व्यवसाय चल रहा है, लेकिन आने वाले 20 से 25 साल 30 साल के बाद जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो उसकी कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, और आज देखा जाए तो तमाम सरकारी नौकरियों में भी पेंशन की व्यवस्था नहीं है। तो जब वह बूढ़ा होगा तो क्या स्थिति होगी, इसके लिए नीड क्रिएट कीजिए। और इसकी जानकारी मैंने अपने पुराने वीडियो में, आज से मेरे को लगता है कि 3 से 4 साल पहले ही मैंने अपने चैनल पर पोस्ट की हुई है। आप YouTube पर नीड क्रिएशन बाय रितेश LIC एडवाइजर लिखकर सर्च कीजिएगा, आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो जब ये कहानी आप ग्राहक से डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको ग्राहक को यह एहसास दिलाना होगा कि बुढ़ापे के लिए आपको व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी है। और जब आप यहाँ तक आ जाते हैं तब आपको कदम उठाना चाहिए अपने प्लान के प्रेजेंटेशन के लिए। तो आइए अब हम थोड़ा सा बिजनेस प्रोटेक्शन प्लान के फायदों को आपको बता देते हैं। हालांकि इसके विषय में विशेष जानकारी हम अपनी अगली वीडियो में डालेंगे। देखिए, LIC की बिजनेस प्रोटेक्शन प्लानिंग 2 तरह का लाभ प्रदान करती है। पहला लाभ होता है कि पॉलिसी की मैच्योरिटी पर बड़ी रकम वापस हो जाती है। व्यवसायी इस रकम का उपयोग करके, देखिए, अगर आप व्यवसायियों को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर एक जनरल स्टोर करने वाला व्यक्ति है तो वह अपने बच्चे को भी जनरल स्टोर में ही डालता है या कपड़े की दुकान करके बैठा देता है। तो यह जो पैसे, मैच्योरिटी के पैसे जो ग्राहक को मिल रहे हैं, वह इन पैसों का उपयोग करके अपने बच्चे के लिए कोई बिजनेस शुरू करवा सकता है। अगर वह इस तरह का कोई प्रबंध नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, तो फिर उसको जो अपनी उसकी पूंजी खुद की होगी उसमें से कटिंग करके और उसके लिए नया व्यवसाय शुरू करना पड़ेगा उसको। तो एक फायदा तो यह है। दूसरा फायदा यह है कि यदि उसके पास इस तरह की कोई लायबिलिटी नहीं है तो यह जो पैसे मैच्योरिटी के इस पॉलिसी से उस ग्राहक को मिलेंगे वो इन पैसों को पेंशन जैसी योजना में कन्वर्ट कर सकता है और आजीवन पेंशन ले सकता है। अब LIC की इस प्लानिंग का दूसरा बड़ा लाभ क्या है, यदि पॉलिसी अवधि के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की स्थिति में LIC से बहुत बड़ी रकम की वापसी हो जाती है। अब यदि उसने किसी महाजन के यहाँ से कोई पैसा लिया हुआ है, अच्छा देखिए, एक चीज मैं भूल गया, वो भी मैं डिस्कस आपसे कर दूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये डिस्कस आपको क्लाइंट से करना ही चाहिए। देखिए, जब कभी भी ऐसी घटना घटित होती है तो होता क्या है कि जो ग्राहक
आपके दुकान से सामान लेकर मतलब उधार सामान लेकर गए हुए होते हैं, उनके दो उत्तर होते हैं। पहला उत्तर ये होता है कि मैंने उधार लिया ही नहीं था, और दूसरा ये होता है कि मैंने लिया तो था लेकिन दे दिया था। लेकिन वहीं पर जिस महाजन के यहाँ से आपने पैसे लिया हुआ है, प्रोडक्ट के रूप में लिया हो या नगद रूप में लिया हो, वह महाजन आपके पास चढ़ जाता है कि भैया मेरे को मेरा सामान वापस करो या तो फिर मेरा पैसा वापस करो। और यदि आपने बैंक से लोन लिया है तो उस कंडीशन में भी बैंक को आपको ब्याज के साथ पैसे वापस करने होते हैं। तो बिजनेस प्रोटेक्शन प्लानिंग में इसका भी कवर है। कवर क्या है कि अगर पॉलिसी अवधि के दौरान वह जो आपका बिजनेसमैन है अगर उसकी डेथ हो गई तो इस कंडीशन में क्या होगा, LIC की जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी से एक बड़ी रकम यानी जो डेथ क्लेम की अमाउंट है वह उस ग्राहक को मिल जाएगा। अब यह जो पैसा मिलेगा यह उसके नॉमिनी को मिलेगा। नॉमिनी इस पैसे को अपने बिजनेस में लगा सकती है, या फिर अगर कोई महाजन आकर इस तरह की परेशानी क्रिएट कर रहा है तो उसका पैसा एक मुश्त उसको दे सकती है। बैंक से लोन लिया गया है तो उस बैंक को चुका सकती है। तो वह जो नॉमिनी है उस नॉमिनी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। अब देखिए, यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं तो आप अपने ग्राहक को LIC की जो पॉलिसी है वो तो बता ही रहे हैं, इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस का भी प्रेजेंटेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं कि कल को अगर इस तरह की घटना होती है तो अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल के खर्च भी आपको नहीं करने होंगे। आपकी बैंक की FD नहीं टूटेगी, आपका म्यूचुअल फंड नहीं टूटेगा, आपका कोई भी दूसरा नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आप एक पैकेज के रूप में इस बिजनेस प्रोटेक्शन प्लानिंग को आप ग्राहक को बता सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ LIC की पॉलिसी करते हैं तो यहाँ पर देखिए LIC की इस पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस राइडर दिया जा सकता है, टर्म राइडर दिया जा सकता है और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर दिया जा सकता है। तो आप इनका भी उपयोग करके ग्राहक को सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो अगली वीडियो है, इस वीडियो में इस प्लान के विषय में विस्तार से जानेंगे। फिलहाल मैं यह जरूर जानना चाहूँगा कि यह जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया है, आपको क्या लगता है कि यदि आप इस तरह से अपने ग्राहक से बात करते हैं तो इसका असर आपके ग्राहक पर क्या होगा। मैं चाहूँगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मैं आज आपके कमेंट को ध्यान से देख रहा हूँ, तो आप अपने अनुभव ज़रूर बताएं। और मेरी अगली वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेगी, तो वह वीडियो आपसे मिस न हो इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप यह चेक जरूर कर लीजिएगा कि बेल आइकॉन पर क्लिक करके आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन किया है कि नहीं किया है। यदि ऐसा नहीं किया है तो अगली वीडियो जब पब्लिश होगी तो उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो यदि आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो आप इसको ऑन कर लीजिएगा। वैसे वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन जानकारी महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैंने वीडियो की लंबाई को ध्यान नहीं दिया है। मैंने कंटेंट को ध्यान दिया ताकि आप हर चीज़ों को समझें, और जब आप अपने क्लाइंट से बात करें तो आप अपनी बात को मजबूती के साथ अपने क्लाइंट के सामने रख सकें। चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। आपने वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद।